उसको स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। सो स्पेशल नीड्स कई बच्चों की ऐसी होती हैं जिसमें ये जरूरी हो जाता है कि उनको सेपरेट स्कूल में पढ़ाया जाए, और बाकी बच्चे भी वहां ऐसे होते हैं जिनकी उसी तरह की नीड्स होती है, दे हैव सिमिलर नीड्स। सो मोस्टली व्हाट वी डू इन स्पेशल एजुकेशन इज हम रेमिडियल टीचिंग करते हैं, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो उसको नहीं आता। एंड ये मैंने जैसे पहले बताया कि जो टीचर्स वहां होती हैं वो स्पेशल एजुकेशन स्पेशलिस्ट होती हैं, दे हैव आइदर डिप्लोमा और डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, दे आर द वंस हु आर टीचिंग इन स्पेशल स्कूल्स। और ऐसे स्कूल्स रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, डे स्कूल्स भी हो सकते हैं, और मैंने जैसे बताया एक सेल्फ कंटेन्ड रेगुलर क्लास में रेगुलर स्कूल में क्लास जैसे भी हो सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने कई बार देखा है दिल्ली के स्कूल्स में भी बच्चों को एक क्लास में अलग कर दिया जाता है या रिसोर्स रूम में पढ़ने भेज दिया जाता है। सो वी से कि इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक ऐसी मूवमेंट थी विच इमर्ज्ड इन 1980s ना 1980 में ये शुरू हुई थी, और ये स्पेशल एजुकेशन के बाद शुरू हुई थी, एक तरह से एक स्टेप आगे था। और क्यों शुरू हुई थी कि ये कहा गया था कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं वो भी कम्युनिटी के एक मेंबर है, और उनको भी ये हक बनता है कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करें, उस स्कूल में जाएं जहां वो जाना चाहते हैं। सो दैट विद दैट थिंग इन माइंड 80s में इंटीग्रेटेड एजुकेशन शुरू हुआ, जहां पे बच्चे जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे थे उनको स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ रेगुलर स्कूल में भी पढ़ने का मौका दिया गया। पर उसमें ये कहा गया था कि स्कूल में आ सकते हैं, उनको वहां प्लेस किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि उनके लिए कुछ चेंज करेगा स्कूल तो वो नहीं स्कूल करेगा, स्कूल बच्चों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बच्चों को जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये पढ़ाई वहां हो रही है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये उनकी प्रॉब्लम है, अगर वो कर पा रहे हैं ये उनकी एडवांटेज है। तो ये देखा गया था कि जब इंटीग्रेटेड हुआ और बहुत साल चला, 1994 तक चला, बाकी कंट्रीज में भी यहाँ भी, वहां पे क्योंकि कई बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, क्लास में पढ़ाया जा रहा था, दे कुड नॉट एडजस्ट टू दैट टीचिंग लर्निंग, तो वो लोग ड्रॉप हो जाते थे। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कुड नॉट कैच अप बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि एक तो उनकी अर्ली इंटरवेंशन पुरानी नीड्स पूरी नहीं हुई थी, एंड सेकेंडली उनको स्पेशल कुछ इस तरह से उनको ये उनके हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं हुई थी करिकुलम में, एग्जामिनेशन में, पेडागोजी में, ना ही इंस्टीट्यूशन असेसेबल थी, ना करिकुलर असेसेबल था, ना ही पेडागोजी असेसेबल थी, ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर इतना कंसंट्रेशन था। ये कहा गया था जो सिस्टम है उसी हिसाब से इन बच्चों को चलना पड़ेगा। So many of them dropped out because they could not cope up. So integration was a step ahead of special education when one tried to bring all children with disabilities out of these charitable institutions. जो पुण्य के काम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस खुली थी, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खुली थी, वहां पे इन इंस्टीट्यूशन में उनको सबसे पहले रखा गया था और सोसाइटी से अलग कर दिया गया था। वहां से निकाल के उनको रेगुलर स्कूल आने की एक तरह से उनको राइट दिया गया, बट देयर वर नो चेंजेस इन द क्लासरूम सिचुएशन। और अभी भी काफी हद तक यही सिचुएशन है, जबकि 1994 में सैलामेंका स्टेटमेंट स्पेन में बहुत सी कंट्रीज, 92 कंट्रीज, 188 टोटल इंक्लूडिंग एनजीओज ने साइन किया, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हर बच्चे को हक है स्कूल में गेन एजुकेशन एक्सेस करने का और इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी बच्चे के हिसाब से एजुकेशन पाने का। तो दैट वाज साइंड इन 1994 इन सैलामेंका स्पेन। इंडिया इज आल्सो अ सिग्नेटरी। तब तक इंटीग्रेटेड एजुकेशन बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के, विदाउट एनी चेंज कंटिन्यू करती रही, एंड एज अ रिजल्ट many of these children with disabilities dropped out of schools and remained at home, and they were out of the education system. और सैलामेंका स्टेटमेंट भी 1994 में क्यों आई थी? क्योंकि ये देखा गया था, आपको सबको मालूम होगा, यू आर एन एजुकेशनिस्ट, कि 1990 में एक स्लोगन जो अमेटियन थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी,
उसमें ये स्लोगन आया था एजुकेशन फॉर ऑल का, जिसको हम बहुत बार सुनते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑल टॉकिंग अबाउट इट, रीडिंग अबाउट इट। अब हम एक नई पॉलिसी आई, उसमें यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं। सो दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल, और ये पाया गया था कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं हैं अब, वो ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल्ड, और ऐसे बच्चे होंगे जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जो सोशली डिसएडवांटेज है। तो इन बच्चों को इफ वी हैव टू ब्रिंग देम टू स्कूल्स, देन वी हैव टू चेंज आवर सिस्टम somehow, so that we can retain these children and they can study with other children in the same class. So then स्पेशल एजुकेशन भी चेंज हुआ उसके साथ साथ, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो एजुकेशन की है, उसने स्पेशल एजुकेशन को का नाम चेंज करके बोला वी शुड कॉल इट स्पेशल नीड्स एजुकेशन। क्योंकि जो बच्चे स्कूल में आते हैं कहीं भी हो, वेर एवर दे आर स्टडिंग, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो जहाँ वो रेगुलर स्कूल हो, तो एजुकेशन तो उनको दोनों जगह चाहिए, एंड स्पेशल एजुकेटर भी उनको दोनों जगह चाहिए। So we should call it special needs education, which means educational intervention. Educational intervention at any place, any institution, चाहे वो regular school हो, चाहे वो special school हो. So what I'm trying to say is कि we started in 80s with special education, and we continued till 1980s and changed then to integrated education, and uske aage now we have taken a step forward and we call it now inclusive education. तो क्या ये तीनों चीजें अलग अलग थी, कि ये तीनों चीजें नाम अलग अलग थे? दिस वाज मेनी पीपल थिंक कि बस नाम चेंज कर दिए, जार्गन हो गया, ये सब चीजें बाहर से आती हैं, वेस्ट से आती हैं, और इंडिया में कहा जाता है ये करो। आई एग्री टू सम एक्सटेंट कि ये डिक्टेट जो है, जो ऊपर से हमें कई पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन आती हैं, बट इन सब के पीछे और इनके सिग्नेटरी होने के पीछे कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस छुपी होती हैं। सो दीज थ्री थिंग्स आर नॉट द सेम। देयर इज, व्हेन आई से अ स्टेप अहेड मींस ये जो मूवमेंट है जो स्पेशल से इंटीग्रेटेड में गई, और इंटीग्रेटेड के बाद इंक्लूजन में गई, इंक्लूसिव एजुकेशन में गई, वो एक बच्चे के लिए राइट्स, उसको एंजॉय करने के लिए, उसको जस्टिस देने के लिए, उसकी एम्पावरमेंट के लिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज उसके लिए देने के लिए की गई थी। सो इट इज नॉट दैट कि वी चेंज ओनली टर्मिनोलॉजी, with the terminology came the changes in the policy, came the changes in the provisions, came the changes in the practices. So क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, एंड व्हाट डज इट मीन? इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक असम्पशन ये थी कि इफ वी फाइंड some people who are not accepted in the society as proper members, how do we do it? अगर हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे बच्चों को एक्सपोजर देना कि देयर आर मेनी पीपल, मेनी चिल्ड्रन who may not be like them, there may be a lot of diversity, अलग अलग भिन्नताएं हैं, तो उस भिन्नताओं को एक्सेप्ट करने की उनको शुरू से ही आदत पड़ेगी। तो एज अ कम्युनिटी मेंबर, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी वो इन भिन्नताओं को एक्सेप्ट करेंगे, इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अ माइंडसेट कि ये मेरे जैसा है और ये मेरे जैसा नहीं है। वी कंसिडर एनीबडी नॉर्मल जो हमारे जैसा है, जो हमारे जैसा नहीं है उसको हम कहते हैं दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल, वो तो थोड़ा ये है, वो तो थोड़ा वो है। क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज वी थिंक वी आर द बेस्ट, हम में जो है वही नॉर्मल है। सो दिस इज द थिंग विच वॉज इन आवर सोसाइटी, एंड टू value some other people who may be different from us, to give them respect, to accept them as proper members and contributors to society, inclusive education की movement शुरू हुई। So when you include children with disabilities in schools, then when they are in the society as part of society members, then they also contribute, not only economically but also socially. So the main पर्पस जिसको कहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का था, इंक्लूजन इन स्कूल मींस इंक्लूजन इन सोसाइटी, एंड एक्सपोजर से हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हम में बिलीफ आएगी कि हम सबको
एक मेंबर मान सकते हैं अपनी कम्युनिटी का। बहुत साल पहले की बात है, आई रिमेम्बर, आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों को वो मूवी किसी ने देखी है कि नहीं, इट वाज, उसका नाम था स्पर्श। उसमें नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी काम करते थे, और जिस पे वो मूवी पिक्चराइज की थी, वो वहां यहाँ पे एक प्रिंसिपल ब्लाइंड स्कूल का था, जो बहुत इंडिपेंडेंट था और हमेशा चाहता था कि अपना काम खुद करे। उसने सब सीखा था, चाहे चाय बनानी हो, चाहे कुछ करना हो, वो खुद करना चाहता था। ही टोल्ड मी वंस that he was traveling alone. वो हमेशा ट्रैवल भी अकेला करते थे, उनके पास जरूरी नहीं कोई एस्कॉर्ट होता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग और मैं एक एयरपोर्ट पे था, मैंने एक साथी से बोला, प्लीज मुझे वहाँ गेट पे जाना है और ऊपर है गेट, तो मुझे आप एस्केलेटर, सॉरी, स्टेयर्स के पास ले जाइए, ताकि मैं ऊपर चढ़ के उस गेट पे पहुंच सकूं। वो दूसरे व्यक्ति ने, आज तक उनको उनको लगा कि ही कैन नॉट फॉरगेट दिस, वो व्यक्ति ने उनको ले जाके एक एस्केलेटर पे छोड़ा। अब एक ब्लाइंड आदमी, हम भी एस्केलेटर पे चढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से चढ़ते हैं कि कहीं कुछ फंस ना जाए। एक ब्लाइंड आदमी क्या एस्केलेटर पे बिना देखे अपने आप, बिना किसी की हेल्प लिए चढ़ सकता है? नॉट पॉसिबल। बट ही रियलाइज्ड दैट कम्युनिटी, सोसाइटी नोज नथिंग अबाउट ब्लाइंड पीपल, and that is because these people have been not visible in our schools, in our society. So that you can take this as an example and see how much they were away from a mainstream. So what does it imply? जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या होना चाहिए? अब कई लोगों ने इसको अलग अलग तरह से बताया है। हमारे यहाँ पे एक राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया है, जिसके ऊपर हमारी एनईपी भी बेस्ड है और समग्र शिक्षा बेस्ड है। बहुत से ऑफिशियल जो भी प्रोविजंस एंड पॉलिसीज हैं उस पे बेस्ड है। इस राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो ये एक्ट आया है, और इसके रूल्स अब कई स्टेट्स ने बना लिए हैं, इस एक्ट में ये कहा गया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही बच्चों के लिए सबसे बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन है डिसेबल्ड बच्चों के लिए। और उन्होंने उसको डिफाइन किया था, अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन wherein students with and without disability learn together, and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. यानी उनका ये कहना था कि सारे बच्चे इकट्ठे पढ़े और सिस्टम को अडेप्ट करे टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इससे पहले 2007 में इंडिया इज सिग्नेटरी टू यूएन का कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसमें भी एक डेफिनेशन जो आई थी, उसमें ये कहा गया था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज are not excluded from general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory education, primary or secondary education on the basis of disability. As a result, 2009 में जब हमारा RTE एक्ट आया, तो उसमें पहले बहुत कम था डिसेबिलिटी पे, और उसका फिर एक अमेंडमेंट हुआ 2012 में, एंड डिसेबिलिटी इस का जितना भी प्रोविजन था वो बेस था डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन पे, एंड दे डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैड इक्वल राइट टू बी अ पार्ट ऑफ द RTE एक्ट इन ऑल प्रोविजंस। तो इस तरह से ये जो दो, मैं कह रही हूँ, माइलस्टोन मेनली जो हमारे कंट्री को अफेक्ट किया है, वो ये दो थे। और अब जो है, RTE तो था ही, लेकिन RTE वाज फॉर ऑल चिल्ड्रन, डिसेबिलिटी के लिए दो एक्ट मेनली थे। और उसके बाद अब जो तीसरी चीज जो आई है, जो बहुत पॉपुलर और बहुत जिसकी अवेयरनेस अब क्रिएट हो रही है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें एक पूरा चैप्टर इस पे दिया गया है। So when we talk about inclusive education or inclusive school, हम ये बात करते हैं ऐसे school which are inclusive, where learning is child-centered and everybody's needs and requirements of each individual child are met. What does that mean? आप ये देखिए कि कभी अगर आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, ये देखिए गुलजार जी ने ये पोस्टर है जिसपे मैंने ये लिखा है, जो उन्होंने बोला, लहर छोड़ो समुंदर पकड़ो, यानी डोंट टॉक अबाउट कैटेगरीज, डोंट टॉक अबाउट सेपरेट थिंग्स, मेक इट ऑल टुगेदर। इंक्लूजन मीन्स कि हम सब इकट्ठे हैं और हमारा सिस्टम उस
क्लासरूम जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, जिसमें अनेक लहरें एक तरह से हैं, हम उनको साथ लेके चलेंगे कि ये तो नहीं है कि लहरें समुद्र को अलग अलग कर रही हैं, वो सब मिलती हैं एक समुद्र में। इसी प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स अ सिस्टम जो सबकी नीड्स को देख सकता है, सबको पढ़ा सकता है और सबको इंक्लूड कर सकता है। यूनेस्को ने भी इसको डिफाइन किया है, इसको कहा है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है विच इज एम्ड एट ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। डाइवर्सिटी जो क्लासरूम में है उसको रिस्पेक्ट करता है, डिफरेंट नीड्स, एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट्स की हैं और जो डिफरेंट कम्युनिटी से स्टूडेंट आते हैं, उन सब की ये डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है और हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। तो इस सिस्टम में आने के बाद हम एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे हमारा डिफरेंट बैकग्राउंड हो, हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हमारी डिफरेंट नीड्स एंड एबिलिटीज हो। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड बच्चा ब्रेल यूज करता है, तो बच्चा जो ब्रेल नहीं यूज करता वो भी ब्रेल के बारे में जान लेता है। और एक बच्चा जो देख सकता है, एक ब्लाइंड बच्चे के साथ अपनी इमेजरी, अपनी जो साइट से रिलेटेड इमेजरी होती है, जो कि एक ब्लाइंड बच्चे के पास नहीं है, अपनी इमेजरी शेयर करके उसको काफी एक्सपीरियंसेस और अनुभव दे सकता है। तो इस तरह से एक कक्षा जिसमें सब एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, सोशली डिसएडवांटेज हो, अलग रिलीजन के हो, अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग लैंग्वेज से आते हो, दे कैन ऑल स्टडी टुगेदर एंड एनरिच योर क्लासरूम। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ये नहीं कहते कि बच्चे को फिट करना है जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें, हम ये कहते हैं हमारा जो एजुकेशन है वो डाइवर्सिटी को फिट करे। अगर किसी बच्चे को स्पेलिंग्स नहीं आते, किसी बच्चे को नहीं आता मैथमेटिक कैलकुलेशन बाय हैंड मैनुअली, तो हम उसको उस हिसाब से पढ़ाएं जो उसको आता है। सो देन वी से education must, the system must fit into the diversity of the learners rather than the other way around। हम ये नहीं कहेंगे बच्चे को वो सब करना है जो करना है, जो सिलेबस में है और जो एग्जामिनेशंस में है, बट हमारे सिस्टम को हमको फ्लेक्सिबल बनाना है। यही हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता था, यही हमारी अब नई एनईपी कहती है। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन में और प्रैक्टिस में ये बातें अभी भी पर्कुलेट होके नहीं आए, बिकॉज कई बार लोग ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और एग्जामिनेशन में सिलेबस से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सो इफ the child is not able to mug up the syllabus and give the examination and not get marks, तो वो बच्चे को फेल कर होना ही, जो बाकी सब पढ़ रहे हैं तो एक ही स्टैंडर्ड, एक ही मापदंड माना गया है उसका। इंक्लूजन कभी खत्म नहीं होता, इट इज एक्चुअली अ रोड जहां पे हमको हमेशा चलना है, बिकॉज हमारे पास नए नए चेंजेस कक्षा में, नई नई डाइवर्सिटी आती रहेगी और हमारे कक्षाएं उस हिसाब से डायनामिक लचीलापन उनमें आता रहेगा। तो जब हम कहते हैं कि इंक्लूजन एक डेस्टिनेशन है, यानी हम वहां पहुंच गए तो इंक्लूजन हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। बिकॉज कितनी नीड्स ऐसी होती हैं जिनके लिए अभी तक हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, हमारे पास कई सॉल्यूशंस नहीं है, उन सबको भी हम ढूंढते रहते हैं। सो इट नेवर एंड्स, इट कीप्स ऑन गोइंग बिकॉज इट इज अ डायनामिक मॉडल। क्या हम लोग जब कपड़े पहनते हैं तो हम हमारे अपने घर में अगर हम कहें कि सबका साइज अलग अलग है, अगर हम कहें कि कोई मोटा है कोई पतला है, किसी को ये रंग ज्यादा अच्छा लगता है, तो वी नेवर वेयर सेम क्लोथ्स ना, neither does one size fits all। in the same way, one system of education or one type of pedagogy or one type of curriculum which is not differentiated will not टीच एवरी चाइल्ड। मतलब एजुकेशन नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन हो सकता है। सो वन साइज फिट्स ऑल इज नेवर पॉसिबल। सो इफ यू कीप, एंड दैट इज ट्रू इवन फॉर टीचिंग लर्निंग, अगर एक ही तरीके से पढ़ाया जाए तो हर बच्चा उसको समझ लेगा। इफ यू डू यू चॉक एंड बोर्ड वाला मेथड, लेक्चर मेथड, तो हर बच्चा तो उससे समझ नहीं पाएगा। और इफ यू डू वीडियो प्रेजेंटेशन, तो जो बच्चा देख नहीं सकता वो समझ नहीं पाएगा। इफ यू ओनली टॉक, तो बच्चा जो सुन नहीं सकता वो नहीं सुन पाएगा। बाकी बच्चों के लिए भी हो सकता है, अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो तो इतना समझ नहीं पाएगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी
हेल्थ प्रॉब्लम है, तब भी वो उसको कैच अप नहीं कर पाएगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द क्लासरूम। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा पेडागोजी भी सेम अगर हम स्टैंडर्डाइज करके चलें, या हम सोचे बच्चे हमारे एक ही तरह से सीखते हैं, एक ही तरह से समझते हैं, which is a wrong notion, because I'm sure all of you are educationists, you know all of us have learning styles, and हम लोग कभी नोटिस नहीं करते अपने लर्निंग स्टाइल को, लेकिन क्योंकि हम लोग सारे लर्निंग स्टाइल यूज करते हैं, कानेस्थेटिक यूज करते हैं, विजुअल यूज करते हैं, ऑडिटरी यूज करते हैं, तो कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा कोई लर्निंग स्टाइल है, सबका होता है। और जब हम एक इंक्लूसिव कक्षा की बात करते हैं तो वहाँ हर तरह के बच्चे उसमें पाए जाते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ही यूज होते हैं। जैसे एक ब्लाइंड बच्चा ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल और काइनेस्थेटिक वाला लर्निंग स्टाइल ज्यादा यूज करेगा, जब एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो विजुअल लर्निंग स्टाइल ज्यादा यूज करेगा। और वैसे बाकी बच्चों की भी कुछ एबिलिटीज होती हैं और उनको कोई एक डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल में ज्यादा फायदा मिलता है। सो व्हाई डू वी देन यूज ओनली वन स्टाइल ऑफ टीचिंग लर्निंग? वी शुड कंबाइन मेनी स्टाइल्स, लाइक मल्टी सेंसरी की बात करते हैं, हमारा करिकुलम बात करता है मल्टी सेंसरी पेडागोजी एंड मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो ये सब चीजें जो कही जाती हैं, इनका थियोरी पे बेस्ड यही है कि सब तरीका सीखने का सबका और समझने का अलग अलग होता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर लेजिस्लेशन जो हमारी थी वो थी आरटीई, 2009 में आई, फिर 2012 में अमेंड हुई। हमारी यूएनसीआरपीडी जो 2006 में आई, और 2007 में इंडिया इसमें सिग्नेटरी था। हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 2016 में आया है, और अब मोस्टली हर स्टेट्स में इसके रूल्स बन रहे हैं। तो इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड द रूल्स, एंड अब लेटेस्ट जो आया है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन पे एक अलग से चैप्टर पूरा दिया गया है। और उसमें क्या है, एक बेसिक उसकी इंट्रोडक्शन भी मैं आपको अभी दूंगी। सो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड मैं शॉर्ट स्निपेट्स आपको दे रही हूँ। जैसे ये कहा गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो बेसिक एक फाउंडेशन है, एक लेजिस्लेशन ऐसी है जिसके ऊपर सबको इंक्लूडिंग यू पीपल हैव टू फॉलो। और अगर इसमें अगर पेरेंट्स और दूसरे कोई नहीं पसंद करेंगे किसी चीज को, तो दे कैन गो टू द चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी एंड उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं। जैसे उनको एक प्रोविजन समग्र शिक्षा के द्वारा या बाकी जो भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा जिसके अंदर है, बुक्स, लर्निंग मटेरियल एंड असिस्टिव डिवाइसेस की प्रोविजन उनको है। इसीलिए कई स्टेट्स अपने कैंप्स लगाते हैं जिसमें ये असिस्टिव डिवाइसेस उनको दी जाती हैं, और कई सो दैट is there, that provision। एक ये कहा गया है कि सब स्कूल बिना डिस्क्रिमिनेशन में सभी बच्चों को एडमिट करें, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। फिर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हों उन बच्चों के लिए जिनको उसकी जरूरत है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज में उनकी इंक्लूजन की जाए। ये नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग जा रहे हैं और ये बच्चे कहीं इंजरी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो सब टीचर्स उनको कमरे में बंद कर दें या छोड़ जाएं। सर्वे ये भी कहा गया था कि हर 5 साल में बच्चों का एक सर्वे किया जाए कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किस जगह पे पढ़ रहे हैं और कैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिल रही है। उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे गांव में अकेले चल नहीं सकते, क्योंकि वो या तो देख नहीं सकते या ऑर्थोपेडिक यानी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, उनको चलना पैदल पॉसिबल नहीं है, उनके पास एस्कॉर्ट नहीं होता। कई बार मैंने देखा है कई बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, इसलिए स्पेशली गर्ल्स इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं, एंड दिस इज आल्सो ट्रू फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि उनके पेरेंट्स गांव में काम इतना पुअर होते हैं और काम पे जाना होता है, तो उनको अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की का टाइम नहीं मिलता। और स्कूल में कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस गवर्नमेंट देते हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन ही अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट लेवल,
यानी हम लोग सब लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, क्या वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग आउटकम फॉर दीज चिल्ड्रन ऑल्सो, विच मे बी ऑल्सो डिफरेंशिएटेड और मेड फ्लेक्सिबल. फिर suitable modifications in the curriculum and examination system as per the needs of different children, accessible building, campus and various other facilities. These are some of the provisions. उसके अलावा boards में provision है exemption from maths and science, if they want, if the children want after 8 excess time, instead of language they can take up painting, anything, these kind of different disabilities, different provisions have been provided by CBSE and also by many state boards, but not all state boards, but many state boards. So a lot of provisions are there. These are some I have outlined, which are part of RBTWD. If you read that act, it should become like a Bible, क्योंकि इसमें जो भी उनके हक हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, आराम से अच्छी तरह से दे रखे हैं. अब जो NEP 2020 है, उसमें भी सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात की गई है, और वो इस टाइम उन्होंने 5 ग्रुप्स ऐसे आइडेंटिफाई किए. अभी हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटी की, पर अब हमें समझना चाहिए कि इंक्लूजन इज नॉट ओनली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. It started with children with disability. Why? Because these were the children who were out of the school mostly. Vulnerable थे, marginalized थे, स्कूलों में आते नहीं थे. इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, पर अब इसका एक वाइडर कवरेज है. Now when we talk about inclusion, we don't talk about only disability. We talk about diversity. We feel there are so many children who have special needs in a classroom, or not even special needs, maybe health needs, maybe they have emotional problems, maybe they have behavioral problems. तो ये सब सारे जो बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इंक्लूजन में इनको कैसे इकट्ठे पढ़ाना है, दिस इज द मेन mechanism of practice that is in question now for quality education. So हम disability से हट के बहुत आगे होके बहुत widespread diversity पे जाते हैं, और वही NEP 2020 ने भी recognize किया है. इन्होंने include किया था जेंडर में फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर इंक्लूड हुआ है. आपने कई केसेस अभी भी न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे जिसमें ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर लोग नहीं लिखते, या फीमेल लिखते हैं या मेल लिखते हैं. इस तरह से अभी भी कई केसेस होते हैं. अभी रिसेंटली एक डॉक्टर का केस आया था हु हैड टू लीव अ मेडिकल कॉलेज बिकॉज द प्रिंसिपल वुडंट राइट अगेंस्ट हर दिस थिंग एज ट्रांसजेंडर. He only wrote as female. So this kind of things do happen. A attitude ki problem hai. Then we have children from socially background disadvantaged groups like scheduled caste, scheduled tribe, OBCs and minorities. Now social cultural identities of children differ, and this has been categorized as one of the major focus group in inclusive and equitable education in NEP 2020. Then geographical identities have been emphasized, like students from villages, small towns and aspiration districts. आपको पता है government has divided the country in some districts have been picked up as aspirational districts because these are educationally very backward district and also backward from the perspective of development. So इनको इसमें काम करने के लिए government has been focusing on all provisions. Then socio-economic conditions एक और उन्होंने ग्रुप माना है जिसमें migrant communities, low income household, children from vulnerable situations जैसे सुनामी है या अब किसी तरह का डिजास्टर है, victims और children trafficking and orphans include child beggars in urban areas and the urban poor. इसमें street children भी आ जाते हैं, लेबर क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं, and 21 recognized disabilities as recognized in Right of Persons with Disability Act. वो 21 disabilities जो Disability Act में हैं, वो मैंने अभी आपको नहीं दे रही बिकॉज इतना लंबा सेशन नहीं था. और दूसरा ये है देयर 21 जिसमें से कई ऐसी disabilities हैं जिसमें एजुकेशनल इंटरवेंशंस की इतनी जरूरत नहीं है, जैसे कि जिनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स है, सिकल डिजीज है, थैलेसीमिया है, इस तरह के बच्चों को हेल्थ इश्यूज हैं. एजुकेशनल इंटरवेंशन डिसेबिलिटीज के इस तरह की नॉन डिसेबिलिटीज के लिए
ज़्यादा। So these are the groups that have been recognized under the new policy, the National Education Policy 2020, and lot of provisions have been made for these groups. Some of the provisions जो बहुत I think significant provisions, milestones एक तरह से कह लीजिए हैं, एक है gender inclusion. इसके लिए gender inclusion fund की बात की गई है, जिसकी खास provisions दी जाएंगी to include girls and also transgender into education. Then inclusion fund schemes, which will talk about including children with benchmark disabilities not only in regular schools but also covering special schools and home-based education. फिर building free standard boarding facilities. And now कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर पढ़ते हैं और टेरेन ठीक नहीं होता, कई बार ऐसा होता है माता पिता नहीं आ सकते छोड़ने, तो उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की प्रोविजंस एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज की प्रोविजन की बात की गई है एनईपी 2020 में. केजीबीवीज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि बैकवर्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स शुरू हुए थे एक तरह से, जहां वो स्कूल पढ़ती भी थी और कई नई और एक्टिविटीज भी सीखती थी. उनको अपग्रेड करके वो 8 तक पहले शुरू हुए थे, अब उनको सबको 12 तक लाया जा रहा है, क्योंकि ये मॉडल कस्तूरबा गांधी विद्यालय का बहुत सक्सेसफुल हुआ है. बहुत बैकवर्ड एरिया है जहां लड़कियां बहुत अलग अलग टेरेन, डिफिकल्ट ट्रेन, हिल्स में, फॉरेस्ट में, इस तरह से ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, तो उनको इस तरह के हेल्थ चेकअप्स वगैरह भी सब कस्तूरबा गांधी में होते हैं. सो दिस बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल. फिर एक जो प्रोविजन इसमें और है, एस्पिरेशन डिग्री डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्डिंग एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय ऑन केबीज की बात की गई है, जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ सकते हैं. तो जितने बैकवर्ड एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें सोशली डिसएडवांटेज बच्चे हैं, वल्नरेबल बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और पुअर बच्चे हैं, उन सब के लिए और स्कूल्स बनाने की प्रोविजन की बात की गई है. सो एनईपी में ये मेन प्रोविजंस हैं, जिसके बारे में और भी बहुत प्रोविजंस हैं. इंक्लूजन फंड के बारे में हम कह सकते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन, करिकुलम, पेडागोजी के बारे में बात की गई है, बट दैट आई एम नॉट टेकिंग इन दिस बिकॉज यहाँ पे हमारा को टीचिंग का मेन है. सो नाउ आई वुड लाइक टू से कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जब क्लासरूम से जोड़ के बात करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला मैं मानती हूँ, वो है V+P + 5As + S + R + L. ये डेविड मिचेल ने दिया था, जो कि न्यूजीलैंड से आए थे, हमारे एनसीईआरटी में भी आए थे और कई वर्कशॉप्स उन्होंने ली थी. उन्होंने इस एरिया में यूनेस्को के साथ और अपनी कंट्री में और बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है. उनका ये कहना था कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ विजन. आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह उसको मैनेज करेंगे, कहाँ से आपके फंड्स आएंगे, आप क्या चाहते हैं. आप चाहते हैं ये बच्चे उतना वैसे ही पढ़े, कहाँ तक पढ़े, कितनी हद तक इसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस सब की एक विजन आपके पास होनी चाहिए. उसके बेसिस पे ही आपकी फंडिंग होगी और आपके यहाँ बच्चों की प्लेसमेंट होगी. जैसे कई स्कूल कहते हैं कि हम डिसेबल्ड को लेने आएंगे, हमारे पास प्रोविजंस नहीं है. सो आपकी प्लानिंग में वो विजन के क्या क्या प्रोविजंस की जरूरत है. इफ यू बिकॉज यू कांट डिनाई एडमिशन, इफ यू कांट डिनाई एडमिशन यू कांट से वी डोंट हैव प्रोविजंस. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोविजंस, वो प्रोएक्टिवली आपको उसकी विजन होनी चाहिए. फिर प्लेसमेंट, द चिल्ड्रन who are in home based education, जो बहुत severely disabled होते हैं and जो इतने होते भी नहीं हैं लेकिन जिनकी early intervention नहीं होती, उनकी प्लेसमेंट रेगुलर स्कूल्स में की जाए. होम बेस्ड एजुकेशन एक ऐसा था ऑप्शन अवेलेबल डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो उन बच्चों के लिए था जो सिवियरली डिसेबल्ड थे. पर यह कहा गया था कि उनको होम में इंटरवेंशन और ब्रिजिंग कोर्सेज दे के उनको रेगुलर स्कूल में लाया गया. पर एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं कि ये बच्चे कभी रेगुलर स्कूल में जा नहीं पाए. They were always most of them are still at homes and छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइक आप
जानते हैं कि नहीं, एक क्लेफ्ट चिन होती है जिसमें लिप की फॉर्मेशन वगैरह सही नहीं होती, तो बच्चा ठीक तरह बोल नहीं पाता। अब नाउ दिस चाइल्ड कैन कम टू स्कूल, पर इसको भी होम बेस्ड में कई जगह पे मैंने देखा, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को देखा। सो दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट इन रेगुलर स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे होगा जब सारे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। और आरटीई के बाद हमारी कक्षाओं का कॉम्पोजिशन तो बदल गया है, मोर एंड मोर बच्चे अब स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट नीड्स हैं, तो ये किस तरह से इनको हम डिनाई कर सकते हैं एडमिशन। तो प्लेसमेंट भी एक नॉर्मल एनरोलमेंट जिसको मैं कह रही हूँ, एक बढ़ती जा रही है। Then the main thing in the classroom is 5 A's, which means curriculum. Now, earlier we used to talk about adapted curriculum. ये पुराना उन्होंने बताया था adapted curriculum, जिसमें हम curriculum adapt करते हैं to meet the needs of different children, if required. पर अब जो बात की जाती है वो adapted curriculum के साथ साथ differentiation in curriculum, यानी अगर किसी को आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और दूसरा कंप्यूटर बच्चा नहीं कर पा रहा, तो उसको आप उसके लिए में कुछ और पढ़ाएंगे या उसको कुछ और ऐसी एक्टिविटी कराएंगे। बट डिफरेंशिएशन मीन कि बच्चों की नीड्स के हिसाब से करिकुलम में डिफरेंशिएशन लाएंगे। नॉट दैट कि आप करिकुलम को अडेप्ट करेंगे, बाकी करिकुलम में भी फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें सब बच्चे पढ़ें ये जरूरी नहीं होगा। देन सेकेंड इज अडेप्टेड असेसमेंट इवैल्यूएशन। अभी हम बहुत लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, पर आई एम श्योर हमारे बाकी बच्चे भी सारे लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना इतना आसान काम नहीं है। कई बार तो ये समझ भी नहीं आता कि किस तरह उनको हम किस पेडागोजी के थ्रू करें, तो ये बच्चे भी उसी में आते हैं जिसमें हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स को भी हम इन बच्चों के लिए अडेप्ट कर सकते हैं। देन अडेप्टेड टीचिंग, विच इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स इन द क्लासरूम। जैसे कि मैंने बताया, एक चॉक एंड टॉक मेथड जो है वो सभी बच्चों के लिए अच्छा नहीं। कितने बच्चे ऐसे चॉक टू टॉक में बैठ के घर में समझ पाते हैं, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन। तो इसलिए मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग इज अ बेटर मेथड। देन एक्सेप्टेंस, यानी आप कुछ भी कर लीजिए, बट इफ यू डोंट हैव अ बिलीफ एंड यू डोंट एक्सेप्ट इन दीज चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम, अगर आप यही सोचते हैं कि बच्चे इस स्कूल में नहीं बिलोंग करते, कक्षा में बिलोंग नहीं करते, और आपके माइंडसेट में अभी भी यही है ये बच्चे स्पेशल स्कूल्स में जाने चाहिए, तो फिर इन बच्चों के लिए कोई इतनी कोशिश भी नहीं होती जितनी की हो सकती है। इमेजिन हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो देयर आर मेनी टीचर्स and many headmasters, especially I've seen in small places where there are headmasters who have connected with sarpanch to make their school more inclusive. आपको पता है एक जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं उसमें भी डिसेबल के पेरेंट्स हैं। सो एक्सेप्टेंस इज अ मेन थिंग। एक्सेप्ट करेंगे, एटीट्यूड आपका होगा टू एक्सेप्ट एंड यू बिलीव इट इज पॉसिबल, तो तभी संभव है। नहीं तो हम कुछ भी थ्योरी में बात करेंगे वो चीज संभव नहीं होगी। एंड लास्ट ए इज एक्सेस। अगर स्कूल एक्सेसिबल नहीं है, क्लासरूम एक्सेसिबल नहीं है, करिकुलम एक्सेसिबल नहीं है, तो बच्चे का कक्षा में आने का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स बेटर द चाइल्ड स्टेज एट होम और स्टडीज इन स्पेशल स्कूल। जनरली पीपल से स्पेशल स्कूल्स आर बेटर for these children. Why do they say that? Because they feel किसी के पास टाइम नहीं है इनको अलग से पढ़ाने के लिए। But one must understand in an inclusive classroom जो pedagogy यूज होती है वो सभी बच्चों को साथ लेके चलती है, अलग अलग पढ़ाने के लिए तो किसी के लिए संभव नहीं। So that is why one says कि benefit wise inclusive education is a very good advantage stream mechanism. However, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है और आपके पास लीडरशिप नहीं है इसके लिए, सो इट इज बेटर फॉर दीज चिल्ड्रन टू स्टे इन स्पेशल स्कूल्स। क्योंकि अगर आप बेनिफिट उतना नहीं दे पा रहे जितना इंक्लूसिव एजुकेशन से एक्सपेक्टेड है, सो व्हाई चेंज दैट सिचुएशन? एटलीस्ट दे आर लर्निंग समथिंग। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड लीडरशिप भी होना इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट a model of inclusive education in the inclusive classroom setting is what David Mitchell had talked about.
इसमें मैं थोड़ी और हायर थिंकिंग में जा रही हूँ आपके साथ, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जा रही हूँ, वो माइंडसेट से ही रिलेटेड है। इसको मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब है जो मैंने लिखा है। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि इवन इन लर्निंग देयर आर डिफरेंसेस in the pace of learning, in the style of learning, and also in learning outcomes. पर ये डिफरेंसेस एक एसेंशियल कंडीशन है ह्यूमंस की। अगर ये डिफरेंसेस, नो टू ह्यूमंस आर द सेम, हर दो व्यक्ति जो है आपके सामने उनमें से हम कहें ये बिल्कुल सेम है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। सो इवन लर्निंग जो है हमारी, वो भी हर बच्चे की अलग अलग होगी, और उसमें अलग अलग होने का मतलब है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बिकॉज ये भिन्नताएं लर्निंग में पाई जाती हैं। इसमें दो प्रकार का हम व्यू ले सकते हैं। एक हम ले सकते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है कि इनको चेंज किया जाए, यानी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अगर हम उनको पढ़ाने लग गए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना लग गए तो ये बच्चे दूसरे बच्चों की पढ़ाई को भी अफेक्ट कर देंगे। ये हमने सोच लिया है, हमारे दिमाग में ये बात पक्की बिलीफ हो गई है, हमने डिटर्मिन्ड है कि हम इन बच्चों को अपनी क्लास डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। तो एक तो ये व्यू है जो हम लेते हैं, और एक व्यू है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेबिलिटी, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए टीचर ऐसा व्यू ले जो हम क्लास में बच्चों के लिए शायद नहीं लेते। वो ये है कि हम ये सोचें कि हर बच्चा तो सीख सकता है ना, हर बच्चा अपने पोटेंशियल से तो बढ़ सकता है, मे बी आपके स्टैंडर्ड पोटेंशियल से वो कम हो, लेकिन अपने पोटेंशियल के हिसाब से तो बढ़ सकता है ना कुछ एबिलिटी तो हर बच्चे में भी होती है, और कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अगर ठीक तरह से एनवायरनमेंट मिले, एनरिच्ड एनवायरनमेंट मिले, तो वो बच्चा जरूर उसमें उन्नति होगी। सो आइदर वी टेक दैट ट्रांसफॉर्म करने का व्यू, और वी टेक दिस व्यू कि नहीं, संभव ही नहीं है, इनको तो आना, ये बर्डन होंगे। तो दीज काइंड ऑफ टू थिंकिंग माइंडसेट्स जो हैं हमारे दिमाग में, इसी का सारा खेल है इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाई इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इज बिकॉज अभी तक इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। सी कितने साल हो गए हैं, अभी भी मैं ये कहती हूँ कई पॉलिसीज, कई प्रैक्टिसेस, कई प्रोविजंस इसके लिए आ गए हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट कि ये बच्चे अभी भी उतना अच्छा नहीं कर पाते, उतना उनको पढ़ाने क्यों, बिकॉज वी हैव अ माइंडसेट कि ये हो ही नहीं सकता। और अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करें कि नहीं, जितना हो सकता है हम उसको कोशिश करेंगे करने की। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा आइंस्टाइन सारे बन जाएंगे। आइंस्टाइन बाय द वे लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा था, उसकी एनवायरनमेंट अच्छी थी इसलिए वो आइंस्टाइन बन गए। तो ये बात नहीं है, पर फिर भी जितनी उसमें एबिलिटी है उतना उसको मिलना चाहिए, इतना ट्रांसफॉर्मेशन का उसको, इतना क्वालिटी एजुकेशन का उसका ये हक है। सो दीज आर द टू माइंडसेट्स विच गवर्न इंक्लूसिव एजुकेशन, इसलिए मैं ये स्लाइड इसमें लाई। सो आपको खुद देखना है कि व्हाट यू कम अक्रॉस व्हेन यू टॉक टू टीचर्स, व्हाट डू दे थिंक। हमारा जो एनसीएफ 2005 था वो पूरी तरह से एक इंक्लूसिव करिकुलम था। उसमें अलग से ये दो इंक्लूसिव एजुकेशन पे अलग से लिखा गया था, पर उसका पूरा अगर आपने पढ़ा है, दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट रीडिंग, कई लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, पर अगर जिसने भी पढ़ा है, पर वो पाता है कि थ्रू आउट डिफरेंसेस और अपनी टीचिंग लर्निंग डिफरेंसेस पे बेस्ड करके ही इस करिकुलम में बात होती है। जैसे स्पेशली डिजाइन मटेरियल्स टू असिस्ट एंड एनहांस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट डज इट मीन? जिन बच्चों को जरूरत है उनके लिए मटेरियल्स भी अलग से हम डिजाइन करें, और कोशिश करें कि हर बच्चों की नीड्स पूरी हो। इसमें कोई डिसेबिलिटी की बात नहीं थी, कोई इस तरह की बात नहीं थी कि कैटेगराइज करना है, बच्चों को लेबल करना है। ये कहा था सभी बच्चों के लिए ये अच्छा है कि उनकी नीड्स के हिसाब से उनको मटेरियल्स मिले। आपको नहीं बनाने, बने बनाए मटेरियल्स भी आप ले सकते हैं। 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करें, क्योंकि वो एक टेंशन और एंजाइटी डेवलप करता है। तो इस तरह से बात हुई थी। क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चिल्ड्रन। नाउ ये एक चीज बड़ी अभी भी बड़ी डाउटफुल लोगों में होती है कि क्लास टीचर क्या इन बच्चों के लिए अकाउंटेबल है कि स्पेशल टीचर। सो लेट मी टेल यू, जब से हम ये प्रमोट कर रहे हैं
कि class teacher is the main, the children need to be included, then class teacher is number one person who is accountable. और इसलिए ये कहना आसान होगा कि अगर हम कहते हैं रेगुलर कौन सी प्लेसमेंट अच्छी है बच्चों के लिए, तो रेगुलर स्कूल आर द बेस्ट प्लेस फॉर चिल्ड्रन with or without disabilities. Second option is special schools, and third and last option I would say is home-based education. So the person who is responsible in regular classroom for children with or without disabilities is the regular teacher, and the regular teacher can get support from all others like occupational therapists, physiotherapists, psychologists, special educator to actually make the child develop and grow up to the potential, up to his or her potential. Then nurturing all aspects of child's personality, which meant कि एक बच्चा जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, मे बी स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, एक बच्चा जो अपने को राइटिंग में इतना अच्छा एग्जाम नहीं दे सकता, मे बी ड्रामा करके व्यक्त कर सकता है, एक बच्चा जो ड्राइंग में स्टोरी बता सकता है, मे बी बोल के नहीं बता सकता. तो इस तरह से नर्चरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी मीन्स कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी उसकी एबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से उस बच्चे को नर्चर करना है. प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड इनकलकेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये सबसे बड़ी एक लेकुना है हमारे बच्चों में जो बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हम बच्चों की वॉइसेस ज्यादातर नहीं सुनते. सो दैट इज समथिंग, स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, वो तो डिसीजन मेकर्स होते ही नहीं है, ना अपने घर में ना कहीं और. सो ये चीज बहुत जरूरी है कि ये एक चीज डेवलप की जाए कि बच्चे भी अपनी वॉइसेस, उनकी वॉइसेस भी सुनी जाए. तो डेवलपिंग स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज, ये कहा गया था कि जो बच्चे जिनमें जो भी स्ट्रेंथ है उनको डेवलप किया जाए, ना ही उनको सिर्फ स्टैंडर्डाइज. अगर आपने कहना है कि भाई कोई बच्चा अच्छा गा सकता है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा कंप्यूटर पे काम कर सकता है, तो उस स्ट्रेंथ को एनरिच करना बहुत जरूरी है. एंड स्पेशल टीचर्स फुली इंक्लूडेड, यानी स्पेशल टीचर्स भी एक पार्ट है स्कूल का. सो दैट मीन्स जो भी हम स्कूलों की बात करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भाई ये स्पेशल टीचर तो स्पेशल स्कूल के लिए है और रेगुलर टीचर रेगुलर स्कूल के लिए है, और ये बाहर से आती है तो इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्डर ऑफ टीचर्स. तो ये गलत है, बिकॉज दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट द रेगुलर टीचर, नॉट ओनली फॉर डिसेबिलिटीज, फॉर एनी अदर चाइल्ड ऑल्सो. आपको बताया मैंने जो किताबें लिखी हैं उसमें मैंने स्पेशल नीड्स की इंक्लूजन के बारे में बात की है, पर ये जो स्ट्रैटेजीज उसमें लिखी कि किस तरह कक्षा में पढ़ाना है, जो जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं और डिसेबल बच्चे भी पढ़ते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज रेगुलर टीचर्स ने स्पेशल टीचर्स के साथ मिलकर बनाई. यानी ये जो स्पेशल टीचर्स जिस तरह पढ़ाते हैं, अगर रेगुलर टीचर्स उनसे कुछ हिंट लेके पढ़ाएं, सो क्लासरूम विल बी मोर जॉयफुल, मोर एक्टिव, मोर एनरिच्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन. ये मैं आपको डिटर्मिनिस्ट वे से कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ. तो जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज आप स्पेशल एजुकेशन में यूज करते हैं, वो अगर आप रेगुलर इंक्लूसिव क्लासरूम में रेगुलर टीचर्स के साथ मिलकर यूज करें, सो दैट इज गोइंग टू एनरिच एंड योर क्लास कंप्लीटली. कक्षा में इंक्लूजन है कि नहीं, वो कैसे हम जज करेंगे? हमें क्या पता कि हमारी कक्षा इंक्लूसिव है कि नहीं? सो 3 चीजें इसमें मैंने क्राइटेरिया अपनी मर्जी से बनाया है. एक है, अगर हम व्यू करते हैं कि डिफरेंसेस जो लोग बच्चों में होते हैं वो एक नॉर्मल फिनोमेना है. अगर हम ये कहते हैं तुम तो ये तो इतना अच्छा पढ़ लेता है, तुम्हें तो ये कुछ नहीं आता, और हम ये सोचते हैं तुम तो लिख नहीं पाते, तुम्हारी राइटिंग खराब है, उसकी तो बहुत अच्छी है. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन वी थिंक दैट एवरी चाइल्ड इज द सेम, देन we are not talking about an inclusive classroom, because difference is something which is going to exist not only in the classroom but in a society. आप दो प्रिंसिपल एक जैसे नहीं हो सकते, दो टीचर एक जैसे नहीं हो सकते. तो ये एक ऑर्डिनरी चीज है डिफरेंस होना. दूसरा, जो भी पढ़ाई होती है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मे बी डिफरेंट टास्क उनको दिए जाते हैं, मे बी डिफरेंट आउटकम्स उनसे मांगी जाती हैं, पर पार्टिसिपेशन सबकी होती है.
सो दे आर अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चे अलग से बैठे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करें भी क्या करें, और बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सो दे आर नॉट आइसोलेटेड, they are not quietly sitting in one corner. They have to be a part of the learning community. Maybe task की differentiation, curriculum की differentiation helps है here. Not only in the learning community, क्या सारे बच्चे एक दूसरे के साथ उस तरह के मिलनसार और दोस्तियां होती हैं? ज्यादातर ये पाया गया है जो बच्चे ज्यादा भिन्न होते हैं उनसे कोई दोस्ती नहीं करता। मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन डू नॉट हैव फ्रेंड्स। तो ये एक टीचर का एक तरह से कह लीजिए मुद्दा है जो कि पहले ही सेंसिटाइज बाकी बच्चों को कर सकता है इन बच्चों की स्पेशल नीड्स के लिए, ताकि सोशली भी ये बच्चे एक्सेप्टेबल रहे। सो अगर ये तीनों चीजें कक्षा में हो रही हैं, जहाँ डिफरेंसेस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जहाँ लर्निंग में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग कार्य करके, और जहाँ सोशली भी पार्ट है हर तरह की एक्टिविटीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो रिक्रिएशन है, तो हम कहेंगे कि ये इंक्लूजन या इंक्लूसिव क्लासरूम है। और उसका जो प्रोग्रेस है या जो उसका रेटिंग है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्लासरूम कितनी इंक्लूसिव है। अब देखिए मैं आपको इंक्लूसिव क्लासरूम का एक दिखाती हूँ जहां सारे बच्चे कक्षा में हैं लेकिन कुछ बच्चे उस कक्षा में क्या हो रहा है समझ ही नहीं पाते। इसको हम एक्सक्लूशन कहते हैं। और हम ये कहते हैं ये बच्चे कक्षा में होने के बावजूद भी कक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सेग्रीगेशन क्या है? जब हम उनको एक अलग क्लास में ले जाके पढ़ाते हैं कि नहीं ये क्लास तो बाकी बच्चों के लिए जो एक जैसे सीखते हैं, और आपके लिए हमने अलग क्लास में रिसोर्स या अलग एडिशनल रेमेडियल टीचिंग की। इंटीग्रेशन है कि वो बच्चे कक्षा में हैं लेकिन वो कक्षा का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाकी बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं वो बच्चों को, इन बच्चों को अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो ये इनकी प्रॉब्लम है। तो वो एक कक्षा में होने के बावजूद उस कक्षा में भी पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पाते। और इंक्लूजन है जहाँ कक्षा के डिफरेंसेस एक्सेप्ट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। An inclusive class is a general education classroom where students with or without learning differences learn together, supporting the diverse academic, social, economic, emotional and communication needs of all students. तो हर तरह की भिन्नताएं कक्षा में एक्सेप्ट होती हैं और इन भिन्नताओं को ध्यान में रख के पढ़ाने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, पेडागोजी, करिकुलम सबको डिफरेंशिएट किया जाता है। उसको हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। ये बहुत लोग ये मिथ में आते हैं कि ये जो है एक कक्षा में अगर रेगुलर और डिसेबल स्टूडेंट्स इकट्ठे पढ़ेंगे तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना सबको, और एज अ रिजल्ट बाकी बच्चे जो पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से वो भी लूज आउट कर जाएंगे इसमें। तो इसलिए ये इनकी वजह से टीचर इतनी बर्डन हो जाएगी कि उसको पढ़ाना बाकी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विथ चिल्ड्रन many teachers feel. On the other hand, the truth is, this is a myth. The truth is, सच्चाई ये है कि जब हमारे पास अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और हम वैसी ग्रुप टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग जैसी टेक्निक्स अपनाते हैं तो सारे बच्चे उससे बेनिफिट करते हैं, सभी बच्चा ज्यादा अच्छा सीखते हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, जो भी हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन ज्यादा बर्डन है, अगर हमें पेडागोजी इंक्लूसिव एजुकेशन की आती है, हमने उसके बारे में पढ़ा है, हम इस तरह की सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वो क्लास बेस्ट क्लास होती है जहां सारे बच्चे इकट्ठे डिफरेंसेस के बावजूद बहुत मजे से सीखते हैं। और अब जो मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेशल एजुकेटर का रोल इन को टीचिंग, देखिए ये मैं एक कार्टून दिखा रही हूँ जिसमें लिखा है हाउ डू आई नो आई हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, मे बी यू हैव अ टीचिंग डिसेबिलिटी। इट इज वेरी वेल सेड which says that I can learn the way I want to, पर आपको मुझे पढ़ाना नहीं आता। तो जब आपको मेरे को पढ़ाना नहीं आता तो फिर आप मुझे कैसे फेल कर सकते हैं? So this is something we have to understand when we talk about support to regular teacher. एक रेगुलर टीचर को हो सकता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाना नहीं आता, and that is why
she or he will need support of a special educator. स्पेशल एजुकेटर कौन होता है? स्पेशल टीचर कौन होता है? जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए पढ़ाई में भी मदद करता है और दूसरे तरह का, जैसे उसको ब्रेल सिखानी है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्किल सिखानी है, साइन लैंग्वेज सिखानी है, लिप रीडिंग सिखानी है, ऐसी कई तरह की उसको प्रोविजन में भी सपोर्ट करता है. स्पेशल एजुकेटर ना ओनली स्पेशल स्कूल में होता है, द स्पेशल एजुकेटर नाउ डेज इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ रिसोर्स रूम, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, आइटिनरेंट टीचर के हिसाब से काम करता है, होम बेस्ड लर्निंग में काम करता है. तो कई तरह से रेगुलर और स्पेशल स्कूल दोनों में स्पेशल एजुकेटर काम कर रहा है. दे आर ओवरबर्डन, बहुत कम है और बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो उनके ऊपर इतना भार है कि दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज दे आर सपोज टू प्रोवाइड. यानी सपोर्ट जो उनको प्रोवाइड करना है उस हिसाब से वो सपोर्ट वो प्रोवाइड नहीं कर पाते. सो क्या काम करते हैं वो? एड्स एंड अप्लायंसेस देना बच्चों को, जब भी कैंप्स वगैरह लगते हैं, या उनको किस बच्चे को किस तरह की असिस्टिव डिवाइस चाहिए, क्या उसको व्हीलचेयर चाहिए, क्या उसको एयर प्लग्स चाहिए, क्या उसको हेयरिंग डिवाइसेस चाहिए, क्या उसको मैग्नीफायर चाहिए, ऑप्टिकल एड्स चाहिए, ये सब एड्स एंड अप्लायंसेस रिसोर्स जो टीचर या स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो बीच में बिटवीन द चाइल्ड एंड द अथॉरिटीज प्रोविजंस के बीच में आके डिसाइड करता है. टीचिंग यानी कई बार उनको बच्चों को अलग से पढ़ाना पड़ता है, जिसको हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं. जो बच्चा, क्योंकि रेगुलर टीचर उनको नहीं पढ़ाती, तो उसको मैं एडिशनल टीचिंग कहती हूँ, जो कि ये स्पेशल एजुकेटर करते हैं. रिसोर्स सपोर्ट यानी टीचर्स को अगर कुछ जरूरत है, उनको कुछ समझना है, बच्चों को कुछ समझना है, TLM तैयार करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, करिकुलर अडेप्टेशंस कैसी होनी है, ये सब रिसोर्स सपोर्ट भी स्पेशल टीचर प्रोवाइड करते हैं. कई जगहों पे रेगुलर टीचर्स की ट्रेनिंग में भी स्पेशल एजुकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं. वही उनको बताते हैं कि एक इंक्लूसिव कक्षा में किस प्रकार से, जहां बच्चे डिसेबिलिटी के होते हैं, उनको पढ़ाना है. होम बेस्ड एजुकेशन में भी कई जगह पे स्पेशल एजुकेटर्स का एक रोल होता है. घर जाके उनको बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना, पेरेंटल काउंसलिंग. आप जिसके यहाँ एक बच्चा डिसेबिलिटी वाला होता है, वो पेरेंट्स सबसे पहले शॉक में, फिर मोर्निंग में, फिर ग्रीफ में एडजस्टमेंट करते करते उनको सालों लग जाते हैं. दे गो टू रिलीजियस प्लेसेस, मिरेकल क्योर. तो इनको काउंसलिंग की, उनका एटीट्यूड ये कि हमें क्यों हो गया, हमारे साथ क्यों हो गया, हमने क्या बुरा किया था, इमोशनल, ये सब सपोर्ट जो चाहिए होता है, इसमें उनको काउंसलिंग की बहुत अधिक जरूरत है. सारे स्टेट्स में जो पेरेंटल काउंसलिंग ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स में या क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स में होती है, उसमें स्पेशल एजुकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं. पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से उनके साथ घुल मिलते हैं. लेकिन इन सब कामों के बावजूद आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट है अर्ली इंटरवेंशन, जिसके बिना अगर फर्स्ट 5 years में हम बच्चों को इंटरवेंशन नहीं देते, किसी भी बच्चे को, वो बच्चे की आगे की पढ़ाई अफेक्ट होती ही होती है, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड हो ना भी हो. अर्ली इंटरवेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आइडेंटिफाई करके किस बच्चे को क्या जरूरत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ये सब काम एक स्पेशल एजुकेटर के जिम्मे होता है. हाउएवर, इसके अलावा इतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, केस हिस्ट्री बताना, इवैल्यूएशन प्रोग्रेस की करना, अब तो डाइस डेटा तैयार करना, सब भेजना, ये सब उनको एडमिनिस्ट्रेटेड इतना ज्यादा काम दिया जाता है कि मोस्ट ऑफ देम, जो भी मेरी स्टडीज हुई हैं, उसमें मैंने पाया है कि मोस्ट ऑफ दी स्पेशल एजुकेटर्स इन द स्टेट्स, बच्चे उनके पास बहुत अधिक हैं. एक स्पेशल एजुकेटर के पास हो सकता है 200 बच्चे, जो 200 दिन भी उसके निकल जाते हैं एक बच्चे को देखने में, इतना ज्यादा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है. तो महीने में एक बार बच्चे के पास जाएगा तो किस प्रकार का सपोर्ट इस बच्चे को मिलेगा. तो इस तरह से कितने काम एक स्पेशल एजुकेटर करता है, जो उसको स्कूल से बाहर करने पड़ते हैं. स्कूल में क्लास में उसका सपोर्ट कभी इतना हो ही नहीं पाता, बिकॉज स्पेशल एजुकेटर्स इज बॉक्ड डाउन with so much work outside the school. Here I am bringing in co-teaching, where I say कि
आप जितना मर्जी काम बाहर कर लीजिए, बट अगर कक्षा में बच्चा नहीं पढ़ता, कक्षा में बच्चा नहीं सीखता, अचीव नहीं करता, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। चाहे उसको कितनी भी एड्स एंड अप्लायंसेस दे दीजिए, कितना भी उसको आप आइडेंटिफाई करके उसको प्रोविजन दे दीजिए, पेरेंटल काउंसलिंग कर लीजिए, पर कक्षा में जो एक्चुअल पढ़ाई है उसके ऊपर बहुत जोर देना आवश्यक है। क्वालिटी एजुकेशन देना उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है फॉर हिज और हर एम्पावरमेंट। तो वो कैसे होगा? उसके लिए द बेस्ट मॉडल विच कैन वर्क इन इंडिया इज को टीचिंग. Co-teaching is defined as two teachers working together with groups of students sharing the planning, organization, delivery and assessment of instruction as well as the physical space. यानी एक ही कक्षा में एक रेगुलर, यहाँ को टीचिंग में दो रेगुलर टीचर्स भी हो सकती हैं. हेयर आई मीन रेगुलर एंड अ स्पेशल टीचर इन द क्लासरूम. कई कोर्ट केसेस हुए हैं जिसमें हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर मांगा गया है जहां जहां जरूरी है, और ऐसा दिल्ली में भी हुआ है. हाउएवर कितनी इम्प्लीमेंटेशन है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. एससीईआरटी वुड बी नोइंग बेटर. बट को टीचिंग इसीलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज इन द क्लासरूम स्पेशली, व्हाई, बिकॉज हमारे क्लासरूम्स में बहुत टीचर प्यूपल रेशो हाई है. एक टीचर के लिए कई बार संभव नहीं होता बाकी सब बच्चों को भी देखना. सो आई कांट से कि विद डिसेबिलिटी बच्चे की बात है और बच्चों को भी नहीं वो टीचर अच्छी तरह से देख पाते. सो इसीलिए हमारे यहाँ हमारी कंट्री में को टीचिंग मॉडल जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें को टीचिंग के प्रिंसिपल्स ये हैं कि इसमें 2 और मोर टीचर साथ में रहेंगे, और इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर और जनरल एजुकेशन टीचर या फिर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या कोई कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट, साइन लैंग्वेज पर्सन, कोई भी हो सकता है. इंस्ट्रक्शन या टीचिंग जो कक्षा में है दोनों करते हैं. ये नहीं कि एक बैठ के सिर्फ रिकॉर्ड बनाते हैं, दूसरा टीचिंग करता है. अपनी प्लान कर लेते हैं किस प्रकार से हम सारे स्टूडेंट्स को एंगेज साथ में करेंगे. डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है. और कई बार ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो डिसेबिलिटीज वाले भी कक्षा में हैं, और जो ऐसे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं. कई ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड ही नहीं होते कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, बस वो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. इन सब के लिए को टीचिंग इज अ गुड थिंग. एंड क्लासरूम शेयर होती है विद इन द क्लासरूम, जनरल एजुकेशन क्लासरूम. उसी क्लासरूम में पढ़ाई दोनों टीचर्स कराते हैं रादर देन उनको अलग ले जाके अलग कमरे में सेपरेट करके सेग्रीगेट करके कुछ बच्चों को पढ़ाए. अब आप देखिए को टीचिंग की अप्रोचेस कितनी सारी हैं. ये आपको मैं एक कई मॉडल्स हैं जिसमें टीचर एक ऑब्जर्व करता है और दूसरा पढ़ाता है. तो ये एक मॉडल है, वन टीचेस, वन ऑब्जर्व्स एंड देन फाइंड्स आउट कि किन में बच्चों में क्या क्या कहाँ पे उसको एडिशनली टीच करना है. दूसरा है एक टीच करता है, दूसरा उसको असिस्ट करता है. तीसरा है एक ग्रुप में एक पढ़ाते हैं और एक ग्रुप में दूसरा पढ़ाते हैं. एंड दे अगर एक ग्रुप किसी एक चीज पे काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरे पे करे, एंड देन दे कैन एक्सचेंज. स्टेशन टीचिंग भी यही है, पर हाउएवर स्टेशंस कैन चेंज. जैसे एक टीचर एक जगह पढ़ा रहा है फिर दूसरी जगह पढ़ा सकता है, ये टीचर भी वापस जाके उस जगह पे कुछ और पढ़ा सकता है. ऑल्टरनेटिव टीचिंग, एक बार एक टीचर पढ़ा सकता है, फिर थोड़ी देर वो अगर रिफ्लेक्ट करने में, थिंकिंग में जाएगा तो दूसरा टीचर ऑल्टरनेटिवली पढ़ा सकता है. टीम इकट्ठे पढ़ाना भी एक तरीका है. सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ को टीचिंग which can be used. You can use any of it, whichever suits you, if possible. और मैं इसकी एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे कि एक पूरा ग्रुप है, पूरी क्लास है, इसमें अलग अलग ग्रुप्स में नहीं किया गया. इसको हम इंटरैक्टिव टीचिंग होल ग्रुप की बात कर रहे हैं. ये एक एग्जांपल्स हैं को टीचिंग के, जिसको कहते हैं कि हम दिखा तो दें थ्योरी में, लेकिन हाउ डू वी डू इट. तो टीचर्स ऑल्टरनेट, जैसे पूरा ग्रुप है, कुछ टीचर कुछ बताती है, जैसे कॉन्सेप्ट बताती है, दूसरी टीचर उसको कॉन्सेप्ट को फिर से रिव्यू कर सकते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ आता है. सो जनरल एजुकेटर एंड स्पेशलिस्ट टीचर फ्रैक्शंस पे बात कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट पढ़ाती है जनरल एजुकेशन, और प्रैक्टिस कराएगी एक स्पेशलिस्ट. तो किसी तरह से ये ऑल्टरनेटिव टीचिंग हो सकती है. स्टेशन टीचिंग जो मैंने कहा था, एक जगह पे स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रोटेट टू वेरियस स्टेशंस फॉर इंस्ट्रक्शन, रिव्यू एंड प्रैक्टिस. एक स्पेशलिस्ट वर्क करता है एक कुछ ग्रुप के बच्चों के साथ किसी पे, और दूसरे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं
जनरल एजुकेटर के साथ किसी और टॉपिक पे. Another group of students is using computer. Over the week, all students work at each task station. यानी each task station पे activity fixed है. However, students can rotate from one station to another. Parallel teaching, students divided into mixed ability groups and each teacher uses the same material to one or the other groups. यानी mixed ability groups में वही कक्षा में जो syllabus है पढ़ाते हैं दो teachers. Class is divided in half and each teacher works with a group on creating a timeline of important events in history. At the end, each group shares its timeline and reviews important. ये एक तरह से cooperative learning जिसमें teacher एक facilitator बन जाती है. जो मैंने alternative teaching की बात की है उसका एग्जाम्पल ये है, एक बड़े ग्रुप में भी हो सकती है, स्मॉल ग्रुप्स में भी हो सकती है. तो एक स्पेशल टीचर जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, बाकी जनरल एजुकेटर टीचिंग द रिमाइंडर स्टूडेंट्स. तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव टीचिंग का भी एक एग्जाम्पल यहाँ है. सो किसी तरह से भी करिए, रिफ्लेक्ट करिए, इससे बेटर एग्जाम्पल्स दीजिए, इससे बेटर मॉडल्स दीजिए, बिकॉज हमारे कंट्री में इतना हाई टीचर पीपल रेशियो है कि हमें हमेशा इस तरह के मॉडल्स की जरूरत रहेगी. अब आप कई बार ये कहेंगे इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती हमें को टीचर, दैट आई अंडरस्टैंड. व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग हियर इज अ मॉडल. आई एम नॉट सेइंग दैट provisions I am giving. I am not giving the provisions. The provisions will come gradually because specialists are going to be a part of regular schools as an implication of NEP 2020. तो हमें को टीचिंग क्यों करनी चाहिए? Why? What are the advantages? The advantages is it leads to better teacher pupil ratio. यानी आपके पास बहुत बड़ी क्लास है तो दो टीचर्स होंगे ज्यादा अच्छी समझेंगी. कुछ स्टूडेंट्स की ज्यादा सपोर्ट नीड्स होती है, उनके लिए अच्छा होता है. क्लासरूम की मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है. बेटर स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन हो सकती है. अगर बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स है वो दो टीचर्स हो तो ज्यादा अच्छी तरह शेयर कर पाएंगे. बेटर प्लानिंग, क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेसेस हो सकती हैं, यानी आपस में डिस्कशन के बाद कई कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो सकते हैं. और रेगुलर टीचर की अगर कोई स्पेशल टीचर मदद करता है क्लास में तो रेगुलर टीचर का भी एटीट्यूड बहुत मोटिवेशनल हो सकता है. शी इज एनकरेज कि मुझे अकेले सब कुछ नहीं करना, मेरे पे बहुत बर्डन अकेले नहीं है. डिसएडवांटेज भी इसकी है कि कई बार ये कंफ्यूजन भी हो जाती है कौन क्या करेगा. नॉइज ज्यादा हो सकती है, पुअर प्लानिंग से तो कई चीजें खराब हो सकती हैं. को टीचर के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड हो सकते हैं जो कई बार इवन स्पेशल एजुकेटर पे होते हैं. जब तक स्पेशल एजुकेटर नहीं आता टीचर्स भी उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि यही पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे. रेगुलर क्लास टीचर लेस अकाउंटेबल हो सकती है और कई बार ये हायरार्की इशू भी आ सकता है कि मैं रेगुलर टीचर हूँ, ये स्पेशल टीचर है, शी डजंट नो व्हाट आई हैव टू टीच, सो हाउ कैन आई गिव हर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर अ फ्यू ग्रुप. हायरार्की भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द advantages and disadvantages, but in spite of that one can always feel that the advantages are many more than the disadvantages. So अभी हमें क्या जरूरत है? If we want to even implement co-teaching तो हमें क्या जरूरत है? हमें इसमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत है कि किस तरह से हम इसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है टीचर्स की कि किस तरह मिलजुल के पढ़ाना है, को टीचिंग करनी है. और ये भी हमको समझना है कि किस तरह से एक स्पेशल टीचर और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कक्षा में एक्सेप्ट किए जाए एज अ पार्ट ऑफ दैट क्लास, नॉट फ्रॉम आउटसाइड एज अ सेपरेट और सेग्रीगेटेड एंटिटी. इसको पार्ट एक क्लास में बनाने में ये सब इश्यूज हैं जिसको हमें अभी सॉल्व करना है. और जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे, जब तक हमारे पास इफेक्टिव, हम कई बार यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात करते हैं पर हमारे पास ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो हमें उसकी इफेक्टिवनेस को अंडरस्कोर करके बताती है ये अच्छा तरीका है पढ़ाने का. तो ये हमें जरूरत है इसकी. सो इन द एंड, because I want to talk and interact with you people also, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर हम कहें स्पेशल एजुकेशन और हम कहें रेगुलर एजुकेशन तो ये दो ट्रैक हो जाते हैं. और जब हम ट्विन ट्रैक को प्रमोट करते हैं तो कुछ भी प्रमोट नहीं होता. यानी हम अगर ये कहें कि एग्जाम चाहिए, एग्जाम नहीं चाहिए,
तो अगर हम कहें एग्जाम नहीं चाहिए, हम उसको प्रमोट करेंगे कि एग्जाम चाहिए उसको प्रमोट करेंगे? अगर दोनों बराबर करेंगे तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम सारे अपने रिसोर्सेज, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी जो भी ट्रेनिंग है, वो अगर हम एक ट्रैक में इन्वेस्ट करते हैं, एक डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमें अब करना है बिकॉज हमारी लेजिस्लेशन, हमारी जो राइट्स हैं, हमारी जो पॉलिसी है, वो ये कह रही है कि वी हैव टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वही ट्रैक हमें अगर प्रमोट करना है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक इट मोर सक्सेसफुल। एंड टू मेक इट मोर सक्सेसफुल, हमें एक्सीलेंस लाने के लिए हमें इक्विटी पे जोर देना, यानी सबको एक लेवल ग्राउंड देना जिसमें सब पढ़ सके, सब क्वालिटी एजुकेशन अचीव पा सके और सबकी लर्निंग आउटकम्स हो, कुछ भी हो लेकिन हो। तो दैट इज द वे वी हैव टू नाउ टेक द डायरेक्शन रादर देन थिंकिंग कि ये दोनों अलग अलग। वी हैव टू मेक देम कन्वर्ज इनटू अ सिंगल ट्रैक। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, madam. थैंक यू। Although अनीता मैम ने जो भी बताया है वो बहुत क्लियर है और बहुत सटीक है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप अभी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में को टीचर और शैडो टीचर में क्या डिफरेंस है? शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूसिव क्लासरूम के सेटअप में काफी डिस्कस हो रहा है। एक्चुअली कोई बेटा मेरे को मेरी क्लास में आज आपने बहुत डिस्टर्ब किया है। एक्चुअली शैडो टीचिंग का जो है बात होती है, इट इज नॉट एन ऑफिशियल टर्म। शैडो टीचिंग ऑफिशियल टर्म नहीं है। इसका मतलब यही था कि जो रेगुलर टीचर पढ़ा रही है उसमें सपोर्ट करें एक स्पेशल एजुकेटर, एक असिस्टिव टीचर। को टीचिंग में मेरे ये रिफ्लेक्शन है कि जनरली इक्वालिटी है स्किल्स की। हम ये नहीं सोच सकते एक शैडो है दूसरे की। वी आर टॉकिंग अबाउट टेक इक्वल पार्टिसिपेशन एंड इक्वल कैलिबर ऑफ बोथ द टीचर्स व्हेन दे आर डीलिंग विद चिल्ड्रन। अगर हम शैडो टीचर की बात करते हैं तो उसमें ये है कि रेगुलर टीचर ने जो पढ़ा दिया है उसके हिसाब से दूसरी टीचर को उनको रेमेडियल करके उस लेवल पे लाना है कुछ बच्चों को जो कि नहीं वो कर पाए। आई एम टॉकिंग इट in another way. I said that they are special educators or another teacher who is in the class is on the equal footing with a regular teacher. That is the difference, according to me. हेलो मैडम, Not a मैं एक shadow. सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हेलो, बिल्कुल। मैं पुष्पा त्रिपाठी एक सवाल पूछना हाँ। चाह रही हूँ। मैडम, आप इंक्लूसिव एजुकेशन की जैसे बहुत सारी बातें की आपने और हम सुनते रहते हैं। ये तो तब संभव है ना कि हम जैसे किसी वैसे बच्चे को अपनी क्लास में रखें और बराबर उसको वेटेज दें, जब हमारा जो एग्जाम सिस्टम है वो मार्क्स ओरिएंटेड ना हो। क्योंकि जब भी हमसे कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट वो हमारा असेस करती है तो वो इस बेस पे करती है कि हमारा पीआई क्या है। अगर हम क्वालिटी को लें, जैसे कि एक बच्चे को सिखाने में वो बहुत सारी और चीजें सीख रहा है, वो सहिष्णुता सीख रहा है, लोगों के साथ घुलना मिलना सीख रहा है, उसको तो हम कहीं असेस ही नहीं करते, हमारा सिस्टम कहीं असेस ही नहीं करता है। असेस तो सिर्फ हमारा मार्क्स होते हैं। नहीं, हम लोगों ने जब एनसीएफ बनाया था और जब सीसी आया था और अब लर्निंग आउटकम्स आई हैं, मतलब तो यही था कि हम चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात करें, हम ये कहें जो बच्चा सीख रहा है उसी को हम असेस करें। अभी इसीलिए लेटेस्ट जो पॉलिसी में आया है वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। टीचर जानेगी कि उसको किस तरह से असेस करना और क्या असेस करना है। तो ये सब चीजें थ्योरी में रहती हैं क्योंकि ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव में वो बातें शायद पहुंचती नहीं है। बट पीपल लाइक यू एंड पीपल लाइक मी,
who are professionals in this area have to make a change, because फिर तो हम ये कहेंगे ना कि ये सिस्टम तो कुछ ही बच्चों के लिए रह जाएगा. Is it okay with us supposing हमारे अपने बच्चे हैं और हमें कुछ उनको अलग से सिखाना है और हम नहीं चाहते, एंड इन द न्यू पॉलिसी ये भी कहा गया है कि हम अलग अलग टॉपिक्स, ये साइंस स्ट्रीम, ये कॉमर्स स्ट्रीम, इस तरह होगा भी नहीं. एनी सब्जेक्ट कैन बी कपल्ड विद सम अदर सब्जेक्ट. सो लेट्स वेट, क्योंकि ये पॉलिसी में बहुत नई नई चीजें आई हैं. इम्प्लीमेंटेशन आई एग्री इज अ चैलेंज, मैं आपसे बिल्कुल डिबेट नहीं करे इस बारे के लिए, बट हाउएवर जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एटीट्यूड चेंज करने में बहुत साल लगते हैं, तभी तो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ बात. सो वी आर द वंस हु आर ड्रॉप्स इन ओशन, जिसको बोलते हैं. छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं जिनको हम अगर समझ लें तो probably we can debate about it somewhere. I agree, administration is on a different stream. हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी है that's different, and implementation में अभी गैप बहुत है. I agree with you, but however those gaps can be only bridged with people like you and me together. Nobody else will do it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ma'am, ma'am. and you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. How sweet. Each one of us saying is thank you to me. मैडम I think Mr. say thank you. हाँ, मैडम आप बहुत अपना बहुत कांटेक्ट हाँ, नंबर दे दीजिए, तो अगर कभी कोई सुझाव लेना होगा तो आपसे ले लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810413489. आप मुझे अपने स्कूल में भी बुला लिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं बस मदद करना चाहती हूँ इस एरिया में. मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए अपना फोन नंबर. 9810413489. 13489. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Anita ma'am, for your contribution towards the training. आपके जो insights आपने दिए हैं, hopefully ये बहुत helpful रहेंगे, and जैसा कि आपने कहा कि ground level पे हम लोगों को change लाने की ज़रूरत है, तो हम उसी की कोशिश करेंगे कि अब हम खुद अपने हाथ में ले ये मैटर और इस पे काफी अच्छे से काम करें आगे. Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you so much all the participants. आज का सेशन समाप्त होता है. हम कल सुबह 10 बजे फिर से मिलेंगे नए सेशन के साथ. Okay. Thank you so much. Okay.